तो सत्र 2027 के लिए बायोलॉजी कक्षा 10 की क्लास जो है शुरू हो चुकी है। जितने भी बच्चे हैं वो हमारे द यूनिक गाइड एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन और घंटी को भी दबा लीजिएगा ताकि जितने भी वीडियो है आपको तुरंत मिल सके। बायोलॉजी का जो क्लास है 2027 सत्र के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 के सभी बच्चे फटाफट से जुड़ जाइए हमारे चैनल से। चैनल का नाम है द यूनिक गाइड एकेडमी और वहाँ पर आप आइएगा तो सबका बायोलॉजी का एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बायोलॉजी में जाइएगा तो कक्षा 10 और कक्षा 10 का ये कक्षा 10 और 12 का वहाँ से आपका सबका ऑनलाइन का वीडियो मिल जाएगा। तो आज शुरू करेंगे आज के धमाकेदार क्लास है क्या, जैव प्रक्रम पोषण। बायोलॉजी है क्लास 10 का और 12वीं कक्षा का जो है वो भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो आप 12 कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं 12वीं कक्षा के वो जल्द से जल्द हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार क्लास। पहला ही अध्याय है कक्षा 10 का पहला अध्याय है जैव प्रक्रम और पोषण। अध्याय हम लोग के मुख्य बारे पढ़ेंगे पोषण और इसके प्रकार संश्लेषण में इसके घटक, जंतुओं में पोषण, कौन कौन से पोषण होते हैं, कौन कौन से एक कोशिकीय जीवों में कौन कौन से पोषण है, बहुकोशिकीय जीवों में कौन कौन पोषण है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद मनुष्य का आहार नाल चित्र सही दिखाया जाएगा। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से काम है, ग्रंथियाँ कौन कौन सी है, आंत ग्रंथियाँ, जितनी भी ग्रंथियाँ हैं मनुष्य आहार नाल में सबके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है प्रमुख चित्र क्योंकि कक्षा 10 में प्रमुख चित्र भी पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं आज का ये धमाकेदार क्लास। आप सभी जुड़ जाइए फटाफट से। अब देखते हैं आगे। पहला सवाल है कि पोषण किसे कहते हैं। पहला सवाल है क्या कि पोषण किसे कहते हैं। पोषण की परिभाषा क्या है। पोषण आमतौर पर क्या हो जाएगा, जब हम कोई चीज़ को खाते हैं, जब हम कोई चीज़ को खाएंगे, जैसे फल खाए, दाल भात खाए, रोटी खाए, मांस मछली खाए, जो भी खाए, उससे जो पोषक तत्व ग्रहण करेंगे हम लोग और उससे जो हमारे शरीर की मरम्मत होगी, जो जिस चीज़ की क्या होती है हमारे शरीर में कमी होती है, वो किससे प्राप्त होगा, पोषण से प्राप्त होता है। और पोषण किन चीज़ों से प्राप्त होता है, पोषक पदार्थों से। जैसे आम हो गया, कटहल हो गया, सब्जी हो गया, है ना, चावल हो गया, भात हो गया, दाल हो गया। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, पोषण प्राप्त होता है। तभी जाके हम लोग के शरीर का क्या होता है, हमारे शरीर में विटामिन की कमी है तो फल से प्राप्त हो जाएगा, है ना। शरीर में और भी बहुत सारी परेशानियां होती है। जैसे मान लिया अगर हमारे शरीर में कोई चीज़ टूट गया है तो उसका ही भरण पोषण किससे होगा, ये पोषण से ही होता है। आसान भाषा में समझ लेते हैं पोषण किसे कहते हैं। बोला है क्या, वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति, मरम्मत तथा जीवन क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर, आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर, है ना, उसे पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग करता है। मतलब पोषण क्या हो जाएगा कि जब कोई जीव अपने शरीर के विकास, ऊर्जा के लिए, मरम्मत करने के लिए, ठीक करने के लिए, अपने आप को अच्छा रखने के लिए किसी पदार्थ से, किसी भोजन पोषक पदार्थ से क्या करता है, तत्वों को ग्रहण करता है, मतलब पोषक तत्वों को ग्रहण करता है और उसको पचाता है, फिर अवशोषित करता है और उपयोग करता है, वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ये हो जाएगा मेरा 5 नंबरिया के लिए, मतलब 3 नंबरिया के लिए, और ये हो जाएगा 2 नंबरिया में। आसान भाषा में क्या करेंगे, जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे उससे जो उपयोगी पदार्थ ग्रहण करेंगे वो क्या हो जाएगा, पोषण हो जाएगा। समझा कि नहीं समझा, है ना। अब क्या बोला है कि जैसे क्या हो जाएगा, मनुष्य किससे भोजन प्राप्त करता है, मनुष्य भोजन किससे प्राप्त करता है, पोषण कहाँ चले गया। बोला है क्या कि मनुष्य भोजन करता है, ठीक है, फिर उसे पचाता है, पचाने के बाद क्या होता है, उससे ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलने के बाद क्या होगा, पोषक तत्व क्या करता है, प्राप्त करने के बाद क्या होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। जैसे कि किससे प्राप्त करता है, जिन सब चीज़ों से पोषण पदार्थ प्राप्त करेगा मनुष्य, वो क्या हो जाएगा, जिन सब चीज़ों से पोषण प्राप्त करता है, जिन सब चीज़ों से वो क्या हो जाएगा, पोषक पदार्थ हो जाएगा। जैसे कौन कौन, दाल हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गया, है ना, दही, मांस मछली सब हो गया, वो क्या हो जाएगा, पोषक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, इसको कॉपी करो, समझ में आ गया ना। क्या है पोषण, क्या है, वह जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने शरीर के विकास, ऊर्जा प्राप्ति, मरम्मत तथा जीवन क्रियाओं को सही ढंग से चलाने के लिए भोजन से आवश्यक पोषक तत्वों को ग्रहण कर पचाता है, अवशोषित करता है और उपयोग करता है, वो क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। आसान भाषा में अगर समझना हो तो क्या करेंगे, जब भोजन हम लोग ग्रहण करेंगे, ठीक है, उससे उपयोगी पदार्थ को हम लोग निचोड़ करते, पूरा शरीर हम लोग का निचोड़ लेता है, अंदर से जितने भी ग्रंथियां हैं उसको निचोड़ क्या करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करता है। ऊर्जा प्राप्त करने के बाद यही चीज़ क्या हो जाएगा, क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। ठीक है, अब पोषक पदार्थ क्या हो गया, पोषक पदार्थ क्या हो जाता है, दाल चावल रोटी, है ना, सब्जी फल, ये सब क्या हो गया, ये पोषक पदार्थ हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसको उतारो। देख लेते हैं पोषण के प्रकार को। पोषण का बोला है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। देखो, पोषण खाने की दृष्टि से पोषण 2 प्रकार का होगा। अगर खाना बनाने की दृष्टि से हो, अगर कोई खाना बनाएगा तो पोषण अलग अलग प्रकार का हो जाएगा। जैसे स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण में कौन आ जाता है, हरे पेड़ पौधे, शैवाल, और क्या हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे और शैवाल ही होगा, उसके अलावा
कुछ नहीं होगा। और परपोषण में क्या हो जाता है, जैसे मनुष्य हो गया, बाघ हो गया, है ना, जितने भी जीव जंतु हैं अधिकतर, है ना, अधिकतर क्या होते हैं, परपोषण होते हैं। 90% मतलब क्या होगा, परपोषण में ही आएगा। और उसमें से जो आएगा क्या बोलते हैं, पेड़ पौधे और शैवाल, ये सब क्या हो जाता है, वो 100% में आ जाता है। 100% क्या है, वह पोषण जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है, वो क्या कहलाएगा, 100% कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 100%। क्या 100% का कोई प्रकार है, नहीं, 100% का कोई प्रकार नहीं है, 100% अकेले है। जैसे हरे पेड़ पौधे और शैवाल, जैसे हरा पौधा, जैसे गेहूं हो गया, आम का पेड़ हो गया, घास हो गया, शैवाल हो गया, ये सब क्या है, पूरा किस में आता है, 100% में आता है। अब परपोषण को देख लेते हैं, परपोषण क्या है, परपोषण को देख लेते हैं। जैसे अब देखिए 100% का उदाहरण है, ये 100% का उदाहरण है। 100% में क्या होता है कि पेड़ पौधे जब स्वयं खाना बनाता है, क्या करेंगे, जब पेड़ पौधे स्वयं खाना बनाता है क्या हो जाएगा, पेड़ पौधे क्या करेंगे, सूर्य से क्या लेगा, प्रकाश लेगा, सूर्य से क्या लेगा, प्रकाश लेगा, वायुमंडल से क्या लेगा, वायुमंडल से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, CO2 ले लेगा, और जल से क्या बोलते हैं, भूमि से क्या ले लेगा, जल, खनिज लवण, और क्या लेगा, जो जल खनिज लवण, और इन पत्तियों में होता है क्या, हरित लवक। क्या होता है, हरित लवक। इन सब चीजों को जब पेड़ पौधा मिलाकर करता है तो ये क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। और इन सब चीजों के बाद क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, जल बनता है, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनता है। क्या बनेगा, ग्लूकोज, है ना। पेड़ पौधा जिस प्रक्रिया से अपना खाना बनाए वो क्या कहलाएगा, प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। प्रकाश संश्लेषण में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज लवण, ठीक है, और हरित लवक का होना जरूरी है। समझा कि नहीं समझा। अब आगे बढ़े, अगला सवाल है क्या, अब परपोषण किसे कहते हैं, सवाल है क्या कि परपोषण किसे कहते हैं। परपोषण को भी सीखना जरूरी है। परपोषण क्या है, बोला है क्या कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित हो, तो क्या हो जाएगा, हाँ, परपोषण हो जाएगा। मतलब जब कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, जैसे पेड़ पौधे तो स्वयं बनाते हैं ना, लेकिन हम लोग जितने भी जंतु हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधा को छोड़कर, है ना, सबके सब क्या करते हैं, दूसरे पर आश्रित है, तो ऐसे जीव परपोषी कहलाएंगा, और ऐसा पोषण कहलाएगा परपोषण। मतलब परपोषण विधि से जो जीव खाना बनाएगा वो कहलाएगा क्या, परपोषी। क्या कहलाएगा, परपोषी कहलाता है। परपोषी मतलब जो हम लोग हैं, जैसे मनुष्य क्या हो गया, परपोषी के श्रेणी में आ जाता है। मतलब परपोषण विधि में जो खाना स्वयं ने बनाकर दूसरे से बनाता है वो क्या कहलाता है, परपोषी। और परपोषण का क्या है कि वह प्रक्रिया जिसमें जीव स्वयं भोजन न बनाकर किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहकर उससे भोजन ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा, परपोषण कहलाएगा। जैसे मनुष्य हो गया, शेर हो गया, अमीबा हो गया, जू हो गया, अमरबेल हो गया, फफूंद हो गया। अब देखो यहाँ से, जैसे फफूंद है, फफूंद, अमरबेल, जू, अमीबा, शेर, मनुष्य, ये लोग अलग अलग श्रेणी में आता है। परपोषण के अलग अलग प्रकार है, 3 प्रकार का परपोषण, है ना। 3 प्रकार का परपोषण कौन कौन है, 3 प्रकार का परपोषण देख लेते हैं। जैसे मृतजीवी पोषण है, परजीवी पोषण है, और प्राणी सम पोषण है ना। परपोषण कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, कौन कौन, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी सम पोषण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब इनमें से अलग अलग है, मृतजीवी का अलग परिभाषा है, परजीवी का अलग परिभाषा है, और प्राणी सम पोषण का अलग परिभाषा है। समझते हैं। अब बोला जाएगा मृतजीवी के मतलब वह पोषण जिसमें जीव मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करता है, जो मर गया है उन सब चीजों से वो भोजन खाता है, वो क्या कहलाएगा, मृतजीवी। अब परजीवी मतलब क्या होता है, जो दूसरे के शरीर में रहे, जो दूसरे के शरीर में रहे, दूसरे के शरीर में रहकर भोजन करता है, जो दूसरे के शरीर में रहकर भोजन करेगा वो क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। मतलब परजीवी मतलब दूसरों के शरीर में रहकर जो अपना भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। मृतजीवी पोषण क्या है, मतलब जो मेरे मरे हुए जीवों से क्या करेगा, भोजन को प्राप्त करेगा, वो क्या कहलाएगा, मृतजीवी पोषण कहलाएगा। अब प्राणी सम पोषण का भी अलग है, प्राणी सम पोषण का भी अलग है। देख लेते हैं, तीनों का अलग अलग कैटेगरी है ना, देखते हैं। अब बोला है, कहाँ चले, हाँ, अब बोला है कि मृतजीवी पोषण का उदाहरण सहित वर्णन करने वाला है। वह पोषण जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी, अर्थात सैप्रोफाइट्स, है ना। सैप्रोफाइट जैसे क्या बोलते हैं, अपघटक। मान लिए कोई भैंस मर गया है तो तुम देखो कुछ दिन के बाद वो ऑटोमेटिक सड़ने लगता है, तो उसको सड़ाता कौन है, ये मृतजीवी सब सड़ाता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, है ना, क्या हो गया, बैक्टीरिया, कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, खमीर हो गया, फफूंद हो गया, सब क्या है, कौन कौन है, मृतजीवी है ना। मृतजीवी मतलब याद रखने का ट्रिक क्या है, कैसे याद रखोगे इसको, मतलब जो मरा हुआ से करेगा, मरे हुए जीव से जो भोजन प्राप्त करेगा वो मृतजीवी कहलाएगा। जैसे कौन कौन है, जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करे वो मृतजीवी पोषण,
है ना। अब पोषण का परिभाषा क्या है, यहाँ पोषण का परिभाषा लिखा हुआ, वो पोषण जिसमें जीव मृत एवं सड़े गले पौधों और जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करे वो कहलाएगा मृत जीवी पोषण। सिंपल अगर बोलोगे जो मरे हुए जीवों से प्राप्त करेगा वो सिंपल क्या हो जाएगा, मृत जीवी, जब याद ना रहे। ये है मृत जीवी का उदाहरण, क्या है, मृत जीवी का उदाहरण। कवक हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया, और ये क्या है, बैक्टीरिया हो गया। ये हो गया मृत जीवी का उदाहरण। मृत जीवी मतलब जो मरे हुए जीवों से भोजन प्राप्त करे वो हो जाएगा मृत जीवी। अब आगे देखते हैं। अब ये आ गया कौन, अब बोला है क्या कि परजीवी पोषण का उदाहरण सहित वर्णन करें। परजीवी पोषण, तो परजीवी पोषण क्या हो जाएगा, हम क्या बोले, परजीवी पोषण का सिंपल चीज है, पर मतलब क्या होता है, दूसरे, क्या होता है, दूसरा, मतलब जो दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे, जो दूसरों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे वो कहलाएगा क्या, परजीवी पोषण। ये तो परिभाषा तुम लिखोगे ही, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, लेकिन समझेंगे कैसे कि मृत परजीवी क्या हो जाएगा, जो दूसरे के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करे। जैसे कृमि, फीता कृमि, जैसे क्या हो गया, फीता कृमि देख लेते हैं यहाँ पर, कहाँ चले गए, हाँ देखो, जैसे ये हम लोग के पेट में होता है फीता कृमि, इसको क्या बोलते हैं, फीता कृमि। समझा कि नहीं समझा, ये फीता कृमि हमेशा दूसरे के शरीर से क्या करेगा, हाँ भोजन ग्रहण करेगा। ये हो गया फीता, ये फीता कृमि कहाँ होता है, फीता कृमि कहाँ, पेट में हम लोग का, है ना। ये हो गया अमरबेल, ये क्या हो गया, अमरबेल, है ना। अब देखते हैं हम लोग, ये अमरबेल है ना, ये अमरबेल इसलिए कहा जाता है, तो क्यों कि अगर जब तक ये किसी दूसरे पौधे या क्या बोलते हैं पेड़ पौधे के शरीर में है, टच किया हुआ, तब तक ये जिंदा है। इसको उतार लो मर जाएगा, फिर इसको चढ़ा दो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक जिंदा हो जाएगा। तो ये परजीवी का एक खासियत है, क्या है, परजीवी का खासियत है क्या, जब तक दूसरे के शरीर में रहेगा ये जिंदा है, अगर दूसरे के शरीर से जैसे ही उतरा ये क्या हो गया, खत्म, मर जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये जैसे कि हो गया अमरबेल। अब फीता कृमि जो हम लोग के पेट में होता है कृमि, है ना, कृमि का होना जरूरी, बार बार क्या होता है, एल्बेंडाजोल का दवाई खिलाता है कि नहीं, स्कूल समय खिलाता है कि ना, तो ये हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये जैसे फीता कृमि अगर तुम्हारे शरीर में अधिक हो गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा पेट फूलने लगेगा, ऑटोमेटिक शरीर कमजोर होता जाएगा और पेट निकलने लगेगा। तो ये किसका काम है, फीता कृमि। जितना भी पोषक पदार्थ है, जितना भी तुम खाओगे, खाएगा कौन, 70% यही खा लेगा, कौन, फीता कृमि ही खा लेता है। समझा कि नहीं समझा। अब देख लेते हैं, ये हो गया जू, क्या हो गया, ये हो गया जू, हो गया जू, जू जानते हो कि नहीं, ढीलो, हाँ ये जू हो गया। ये क्या करेगा, सर हम लोग के माथे से क्या करता है, रस को चूसता है, खून को चूसता है, कहाँ से, माथा से खून को चूसता है। ये हो गया जू। अब ये क्या है, ये हो गया प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी। ये क्या है, मलेरिया परजीवी है, मलेरिया परजीवी, क्या है, मलेरिया परजीवी। ये भी क्या है, एकदम मलेरिया परजीवी, ये खतरनाक है, ये हमारे रक्त में चल जाता है डायरेक्ट। प्लाज्मोडियम, ये क्या हो गया, प्लाज्मोडियम, ये बहुत खतरनाक है, मलेरिया परजीवी। जैसे ही खून में मिलेगा तो तुम्हारा शरीर को धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, जो पावर क्षमता है हम लोग के शरीर में, वो क्या करता है, धीरे धीरे घटाने लगेगा और तुमको दिन में भी, गर्मी में भी ठंडा लगने लगेगा। तो ये क्या हो गया, परजीवी का मुख्य उदाहरण कौन कौन हो गया, परजीवी का मुख्य उदाहरण अमरबेल, जब तक ये दूसरे के शरीर में है तब तक ये जिंदा है अमरबेल। ये फीता कृमि कहाँ, हम लोग के पेट में होता है ना। उसका ये जू हम लोग के शरीर क्या बोलते हैं, बालों में, और ये मलेरिया परजीवी हमारे रक्त में होता है। समझा कि नहीं समझा। आगे बढ़े। अब अगला सवाल है, प्राणी संपोषण का उदाहरण से वर्णन करने वाला है। प्राणी संपोषण क्या है, पोषण विधि में जीव ठोस भोजन को ग्रहण करता है, मतलब ठोस, जैसे कि चावल हो गया, मांस हो गया, शाक हो गया, मछली हो गया, ये सब क्या है, ठोस पदार्थ है। तो जिस पोषण विधि में जीव ठोस भोजन को ग्रहण करता है, फिर उसका पाचन अवशोषण आत्मसात करता है और अंत में अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालता है, उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहते हैं। मतलब खाना खाए, खाना खाने के बाद पचाने के बाद मल त्याग दिए तो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण कहलाएगा, है ना। प्राणी संपोषण में कौन कौन हो गया, जैसे मनुष्य हो गया, कौन हो गया, मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, है ना, और उसके बाद अमीबा हो गया, शेर हो गया, सब क्या है, किसका उदाहरण है, प्राणी संपोषण का। प्राणी संपोषण, अधिकतर प्राणी संपोषण जीव ही होते हैं, अधिकतर, लगभग प्राणी संपोषण ही होते हैं, लगभग, अधिकतर क्या होगा, प्राणी संपोषण ही होता है। क्या होता है, प्राणी संपोषण। ये क्या बोला, यह पोषण प्राय सभी प्राणियों में पाया जाता है, अधिकतर प्राणियों में क्या पाया जाएगा, प्राणी संपोषण ही पाया जाता है, क्योंकि हम लोग सबसे अधिक ठोस पदार्थ ही खाते हैं। जैसे कुत्ता क्या खाता है, ठोस पदार्थ, मतलब क्या, चावल भात, जो मांस मछली जो भी हो वो खाता है। शेर क्या खाता है, मांस, अधिकतर मांस, है ना, बहुत कम ही कुछ खाता है वो, सबसे अधिक मांस, वो क्या हो जाएगा, प्राणी संपोषण में आ जाएगा। मनुष्य भी अधिकतर क्या बोलते हैं, शाकाहारी होगा या फिर मांसाहारी होगा, तो ये किस में आ जाएगा, प्राणी संपोषण में आ जाएगा। अब जैसे एक बोले हैं, कहाँ चले गया, ये अपघटक,
ये अपघटक है जो, इसको समझना जरूरी है। ये अपघटक जो है ये दुनिया को बचा के रखा है। कौन? ये अपघटक कहाँ चले गया? 70% दुनिया को अपघटक ने बचा के रखा है। किसने? अपघटक ने। कारण है क्या कि जितने भी गंदे चीज हैं इसको खत्म करने का काम कौन करता है? अपघटक। कौन करता है? अपघटक। जितने भी गंदे पदार्थ हैं उसको काम कौन करेगा? उसको खत्म करने का अपघटक, है ना, जिसको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स। क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइट्स। ये हो गया सेप्रोफाइट्स। समझा कि नहीं समझा? तो दुनिया को बचा के रखा है कौन? गंदगी साफ करता है कौन? गंदगी को साफ करने वाला कौन है? ये अपघटक है। अगर अपघटक धीरे धीरे खत्म हो जाए तो क्या हो जाएगा? दुनिया भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। कारण है क्या कि इन्होंने जितने भी सड़े गले चीज है सबको कंपोज करने, मतलब डिकम्पोज करने का काम करता है। क्या करने का? डिकम्पोज, मतलब सड़ाने का काम करता है। कौन? ये अपघटक। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सब सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो ये इसका होना बहुत जरूरी है। ये नहीं तो तुम्हारा गंदगी साफ नहीं होगा। मान ली कब्रिस्तान में कोई आदमी मर जाता है, कब्रिस्तान में कोई दफना देता है किसी को, क्या करेगा? कब्रिस्तान में अगर किसी को दफना देता है तो क्या खाली वो ऐसे ही खत्म हो जाता है? नहीं, उसको सराहने का काम करता है कौन? ये अपघटक। समझा? तो दुनिया में कितना आदमी मरता है, कितना जलाता है, कितने को दफना देता है ना? तो उसको सराहने कराने का काम करेगा कौन? ये अपघटक। समझा कि नहीं समझा? तो दुनिया को बचा के रखा किसने? अपघटक ने। अगर अपघटक नहीं तो दुनिया भी नहीं। समझा कि नहीं समझा? आगे देखते हैं हम लोग कहाँ चले गए थे। अब इसका उदाहरण प्राणी संपोषण ना, प्राणी संपोषण का उदाहरण देख लेते हैं। प्राणी संपोषण का उदाहरण देख लें। जैसे मनुष्य, ये ठोस भोजन, मतलब देखो शाकाहारी तो शाकाहारी, कुत्ता भी ठोस भोजन खाएगा, और मांस तो क्या बोलते हैं, शेर भी क्या खाएगा? मांसाहारी। और ये क्या हो गया? अमीबा भी कुछ ठोस पदार्थ, जैसे मतलब छोटा छोटा कीट पतंग सब खा लेता है। समझा कि नहीं समझा? कौन? ये अमीबा। अगला सवाल देखते हैं। बोला है कि ऐसे दो पौधों का नाम बताओ जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है। प्रकाश संश्लेषण किसमें नहीं होगा? जिसमें हरित लवक ना हो। सिंपल चीज, अगर वो हरा नहीं है तो उसमें क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ही नहीं। क्या होगा? जिसमें हरित लवक नहीं है उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। तुम नजर दबाओ जिसमें जिसमें देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या बोलते हैं, हरित लवक है, वो क्या हो जाएगा? उससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। जिसमें हरित लवक नहीं है वो उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होगी। जैसे मनुष्य में क्या हरित लवक है? नहीं है, तो क्या ये प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे? कुत्ता, बिल्ली नहीं पाएगा। तो जिस उसी तरह फिर क्या बोलते हैं, इसे पौधों में भी होता है। जैसे अमरबेल एक पौधा है, क्या? अमरबेल। अभी बताया कुछ देर पहले कि अमरबेल एक ऐसी लता है, लता इसको बोलते हैं, लता। क्या बोलेंगे? ये लता भी आ सकता है। बोला है कि अमरबेल एक ऐसी लता है कि ये जब तक दूसरे के शरीर में है तब तक जिंदा है, जैसे ही दूसरे उतरेगा ये अमरबेल मर जाएगा। उसी तरह ये क्या बोलते हैं? गोबर छत्ता, है ना, इसको क्या बोलेंगे? गोबर छत्ता। अच्छा, इसको बोलते हैं मशरूम। क्या बोलेंगे? मशरूम। बड़ा चाव से खाता है इसे मशरूम। क्या खाता है कि नहीं? हम लोग की तरफ बोलता है कान गल्ला, खाएगा ही नहीं कोई, देख के उल्टी कर देता है। क्या बोले इसको? मशरूम, है ना। तो ये मशरूम में कारण है क्या? इसमें हरित लवक नहीं होता है। क्या होगा? हरित लवक नहीं होगा। अमरबेल में हरित लवक नहीं होता, ये दूसरे के सहारे जीवन बिताता है ना। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है क्या कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? समीकरण द्वारा दर्शाने बोला है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? हम बोले कि जब पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और खनिज लवण तथा अपना खुद का हरित लवक लेकर जब वो खुद स्वयं भोजन बनाए तो वो क्या कहलाएगा? ये जो संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा, है ना। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और क्या बनेगा? जल बनेगा। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में उपयोग क्या होता है? क्या क्या उपयोग होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, जल और खनिज लवण, हरित लवक उपयोग होता है और सूर्य का प्रकाश उपयोग होता है। मतलब समझ में आ गया ना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? अगर भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया पेड़ पौधों में, वो क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहलाएगा। समझ में आ गया। अब अगला देखते हैं, ये देख लेते हैं जरा, इस चित्र को देखें। ये एक पत्ती है। क्या है? ये एक पत्ती है। पत्ती का ये अंदर वाला भाग है, ये क्लोरोफिल सेल्स है। क्या है? क्लोरोफिल। ये सब क्या है? ये सब क्या है? क्लोरोफिल है। समझा कि नहीं समझा? ये क्या है? ये क्लोरोफिल। इसमें ही पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश, ये जो सूर्य का प्रकाश है, इसे जब सूर्य का प्रकाश है इसको जो अवशोषित करेगा ये ही क्लोरोफिल करता है। इसको बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, है ना, हरित लवक। समझा कि नहीं समझा? यही क्या करता है? पूरा का पूरा सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? अवशोषित करता है। ये मुख्य कारण है खाना बनाने का। अगर ये नहीं तो इसमें क्या होगा? खाना बनाने की प्रक्रिया होगी ही नहीं।
क्या होगा, इसमें खाना बनाने की प्रक्रिया होगी नहीं। ये क्या करता है, पूरा खाना को क्या बोलते हैं, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। कौन, ये हरित लवक। इसलिए इसको प्रकाश संश्लेषी अंग भी कहा जाता है। पत्तियों को एक चीज कहा जाता है क्या, प्रकाश संश्लेषी अंग। समझा कि नहीं समझा, पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ये हरित लवक है ना। अब आगे देखें, ये आप चित्र देख लो क्या क्या है, ये क्या बनेगा। अब इसका क्या बोलते हैं, सूत्र बोला, समीकरण ना। तो इसका समीकरण क्या होता है, 6CO2 प्लस 6H2O। सूर्य का प्रकाश रहेगा तो C6H12O6 रहेगा इसका। अब प्लस क्या बनेगा, 6O2 बनेगा, और मतलब 6O2 बनेगा, और उसके बाद क्या होगा, ग्लूकोज तो निर्माण होगा ही, उसके बाद क्या बनेगा, जल बनेगा, 6H2O भी बन जाएगा। समझा कि नहीं समझा, ये समझ गया प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब इसको देख लेते हैं आगे। अगला सवाल है क्या, प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कहां होती है, उसका स्थान कहां है। तो प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कहां होगी, पत्तियों में होगी। कहां होगी, पत्तियों में। और ये कहां होगा, पत्तियों के हरित लवक में। कहां होगा, पत्तियों के हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया जो है शुरू से लेकर अंत तक पत्तियों के हरित लवक में होता है। कहां होता है, पत्तियों के हरित लवक में होता है। अगर हरित लवक नहीं है तो वो भोजन क्या, वो पेड़ पौधा क्या होगा, खाना बनाना नहीं पाएगा। एक चीज गौर करो, जब ठंडा का टाइम आता है तो ऑटोमेटिक पत्ती सब झड़ जाता है पेड़ पौधा का। जैसे ही फिर गर्मी आएगा तो ऑटोमेटिक फिर पत्ता निकल जाता है, वो फिर हरा भरा हो जाता है। क्यों, इसका पीछे कारण है, जब ठंडा होता है तो उस समय सूर्य बहुत कम निकलता है। जब सूर्य बहुत कम निकलेगा तो क्या करता है, पत्तियां खाना बनाने नहीं पाएगा। जो संचित भोजन है उसके अंदर, वो अपने अंदर जमा करके रखता है। कौन, पेड़ पौधा अपने पत्तियों में जमा करके रखता है जो भोजन है उसके अंदर, जो उसको चाहिए पेड़ पौधा को। तो सूर्य अधिकतर निकलता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो पत्ता मरने लगता है। जैसे ही मरने लगेगा है ना, वो अपनी जाइलम फ्लोएम जो जितनी भी कोशिकाएं हैं उसमें ही पूरा खाना जमा रखता है। कौन, पेड़ पौधा। और उसका धीरे धीरे उपयोग करने के बाद जब कुछ नहीं बचेगा तो ऑटोमेटिक पत्ता सब क्या हो जाता है, झड़ जाता है। उसको बोलते हैं पतझड़। और क्या हो जाता है, तुम देखना ठंडा के टाइम में पेड़ पौधा सब नंगा हो जाता है, कुछ रहेगा ही नहीं, बाल खत्म, टकलू हो जाता है पूरा। और जैसे ही गर्मी आएगा, जैसे ही गर्मी आया फिर शुरू। समझा कि नहीं समझा, है ना। इन्हीं कारणों से हरित लवक को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। अगर ये नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं होगा। मतलब अगर क्या बोले, पत्तियों में हरित लवक नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषी अंग नहीं कहलाएगा, क्योंकि यही पूरा खाना बनाने का काम करता है। कौन, हरित लवक। समझा कि नहीं समझा, आगे देखें। जैसे अब ये पत्ती का एक आंतरिक झिल्ली है, मतलब एक पत्ती है, ये पत्ती को हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्मदर्शी से बड़ा किया। बड़ा करने के बाद क्या हो गया, ये हो गया बाह्य झिल्ली, पत्ती का जो सबसे बाहरी परत है ना। ये हो गया एक पत्ती है, ये पत्ती का अलग अलग पार्ट है। जैसे ये बाह्य झिल्ली हो गया पत्ती का, ये आंतरिक झिल्ली हो गया, ये सब ये क्लोरोप्लास्ट है इंजन की तरह। अब एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है बाह्य झिल्ली। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है खाना बनाने का जो काम है, पेड़ पौधा दिन और रात दोनों करता है। जो खाना बनेगा, जो बोलता है कि सिर्फ सूर्य के प्रकाश में ही खाना बनता है, वो गलत बात है। ये सूर्य के प्रकाश में भी बनता है और रात में भी बनता है। जैसे कैसे, रात में अगर अंधकार में जो अभिक्रिया होगा खाना बनाने का, वो कहलाएगा स्ट्रोमा। क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। ये अंधकार की अभिक्रिया है, अंधकार में भी वो लोग खाना बनाता है, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा कहलाएगा। कौन, पेड़ पौधे। जब रात में खाना बनाए तो स्ट्रोमा, जब दिन में खाना बनाए तो ग्राना। क्या कहलाता है, ग्राना। समझा नहीं समझा, दिन में अगर खाना बनाएगा तो ग्राना, और रात में अगर खाना बनाएगा तो क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। ये अंधकार की अभिक्रिया है और ये प्रकाश अभिक्रिया है। और पूरी की पूरी प्रक्रिया कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक में होती है। समझा कि नहीं समझा। अब कोई बोले कि अगर सिर्फ सूर्य का मतलब पेड़ पौधे खाना कब बनाते हैं, दिन में या रात में, तो दिन और रात दोनों में बनाता है। कैसे बोलना, कैसे, क्योंकि इसमें दो प्रक्रिया होती है। कौन कौन, ग्राना और स्ट्रोमा। ग्राना जो है दिन में होती है और स्ट्रोमा जो है रात में होती है। ठीक है, अंधकार की अभिक्रिया भी सेम बनेगा, वही चीज बनेगा, और जो प्रकाश अभिक्रिया है ग्राना, उसमें अभी सेम टू सेम चीज बनता है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना। ये क्या है, सब क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। दिन में अगर बनेगा तो ग्राना, रात में बनेगा तो स्ट्रोमा। और ये क्या हो जाएगा, अगर बनेगा, पूरी प्रक्रिया कहाँ होगी, क्लोरोप्लास्ट में होगी। किसके, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट में होगी। समझा कि नहीं समझा, क्लियर है कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर आगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो हम प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। पहला सबसे जरूरी चीज हरित लवक, उससे भी अधिक जरूरी चीज सूर्य का प्रकाश, है ना, और जल और खनिज लवण और कार्बन डाइऑक्साइड का होना जरूरी है। हरित लवक, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ये सूर्य का प्रकाश, ये चारों का होना जरूरी है। यही प्रकाश संश्लेषण का मुख्य घटक है। समझ में आया कि नहीं आ गया। अब आगे देखते हैं। फिर
आगे बोला है क्या कि अमीबा का भोजन क्या है। अमीबा क्या खाता है? अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है अमीबा। ये अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। समझा कि नहीं समझा? अब ये अमीबा एक कोशिकीय जीव है, साधारण सी बात है। जब अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये तो खुद ढिकना सा होगा, बौना सा, बहुत ही छोटा होगा। कौन? अमीबा। एकदम बौना होगा, बहुत छोटा छोटा, एक कोशिकीय जीव, बहुत छोटा। तो उसका भोजन भी कितना छोटा होगा? तो भोजन कौन कौन हो जाएगा? शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बहुत छोटा छोटा टुकड़ा, है ना। बैक्टीरिया हो जाएगा, डाइटम हो जाएगा, अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे सरागला पदार्थ। जैसे देखो ये मृत कार्बनिक पदार्थ, पत्तियों का पत्ता सा सड़ गया और भी कोई जीव मर गया है तो उसको, ये हो गया, ये वाला भी हो गया, ये डाइटम हो गया, है ना, ये हो गया बैक्टीरिया हो गया, और ये क्या हो जाता है? क्या बोलते हैं? शैवाल। सब छोटा छोटा टुकड़ा होता है। समझा? ये अधिकतर तुम देखोगे क्या बोलते हैं? अमीबा अधिकतर खेत में पाया जाएगा, जंगल सब में। जहाँ अधिक जंगल वहाँ अमीबा अधिक पाया जाएगा, क्योंकि वहाँ से ही उसको अधिक भोजन मिलता है, तो वो वहीं पर रहना पसंद भी करता है। समझा कि नहीं समझा? और ये भोजन किससे ग्रहण करेगा? अमीबा किससे ग्रहण करता है? अमीबा भोजन ग्रहण करेगा कूटपाद से। किससे? कूटपाद से। कूटपाद नहीं तो अमीबा का भोजन ग्रहण कर नहीं पाएगा। ये ऐसा जीव है जो हर जगह से भोजन खा सकता है। हम लोग मुंह से खाते हैं ना, लेकिन अमीबा ऐसा जीव है पूरा शरीर से खाना खाएगा। वो जहाँ से मन किया, इधर से खाना मिला तो इधर से लपेट लेगा। मान लीजिए अमीबा का कहाँ चले गया, अच्छा ये सब नहीं, अभी बाद में, है ना। मान लिए अगर ये अमीबा है, क्या बोलते हैं? ये अमीबा है, ये अमीबा। अगर भोजन यहाँ है, क्या बोले? अगर भोजन, अमीबा के भोजन यहाँ है तो यहाँ से ये लपेट लेगा। अगर भोजन यहाँ है तो यहाँ से लपेट लेगा वो। मतलब जहाँ से भोजन उसको मिले, कि भोजन यहाँ दिख रहा है, बगल में है, दाहिना हाथ की तरफ दिख रहा है तो दाहिना हाथ में चल जाएगा वो, इधर से ही लपेट लिया। इधर आया तो इधर लपेट लिया, पाँव की तरफ है तो पाँव से लपेट लिया। मतलब जहाँ भी मिले उसको भोजन, वो उधर से लपेट लेगा। मतलब हर जगह उसका मुँह है। समझा नहीं समझा? अमीबा का यही खासियत। और इंसान का खाली मुँह है ना, तो इसलिए मुँह से ही खाना पड़ता है। समझा कि नहीं समझा? अब आगे देखें अगला सवाल। अब ये आ जाता है हमारे मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल में छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब पढ़ना जरूरी है। आमाशय हो गया, यकृत हो गया, ये सब क्या है? ये मनुष्य का आहार नाल है। पहला सवाल है क्या कि मनुष्य के छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? इनके 3 भागों के नाम बताएं। तो मनुष्य का जो छोटी आंत है वो 6 से 7 मीटर लंबा होता है। कितना? 6 से 7 मीटर लंबा होगा। और इसका 3 भाग है, लगभग कितना? 20 से 23 फीट। कितना होगा? 20 से 23 फीट होगा। समझा कि नहीं समझा? और इनके 3 भाग है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। ग्रहणी का अलग काम है, जेजुनम का अलग काम है, और इलियम का अलग काम है। मनुष्य छोटी आंत, ये 3 भाग छोटी आंत का, पहला कौन? ग्रहणी, दूसरा कौन? जेजुनम, तीसरा कौन? इलियम। ये तीनों का अलग अलग काम है। जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, देख लेते हैं यहाँ पर, जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे, समझा कि नहीं समझा? जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करेंगे तो ये भोजन जाता है कहाँ? ग्रहणी में आ जाएगा। ये पित्त और अग्न्या रस से मिलकर भोजन को पचाना शुरू कर देता है। किससे? पितरस आएगा हमारे, किससे निकलेगा? पितरस निकलेगा। पितरस और अग्न्या से रस निकलेगा और उसमें भोजन में सन्ना स्टार्ट हो जाएगा, उसको मतलब लपेटना शुरू कर देगा, है ना। समझा कि नहीं समझा? जैसे मुंह में लाल होता है ना, मुंह में भोजन हो जाता है, लाल चल जाता है, उसी प्रकार ये दोनों रस मिलकर क्या करेगा? भोजन को पचाना शुरू करेगा। यहां से आएगा भोजन कहां? जेजुनम में। ग्रहणी, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी, ग्रहणी से भोजन कहां आएगा? जेजुनम में। अब यहां पर क्या होता है? जितने भी पोषक पदार्थ है, क्या है? जितने भी पोषक पदार्थ किसमें? जेजुनम में। जितने भी पोषक पदार्थ है वो किसमें आ जाएगा? जेजुनम में। जेजुनम क्या करता है? जितने भी पोषक पदार्थ है उस भोजन में, जो ये भोजन ग्रहणी पचाकर किसमें भेजा? जेजुनम में भेजा। तो जेजुनम में जो भोजन पचा आया उसमें जितने भी पोषक पदार्थ हैं वो क्या कर लेगा? अधिकांश पोषक पदार्थ को वो अवशोषित कर लेगा। क्या कर लेगा? मतलब खींच लेगा, है ना, अपने तरफ खींच लेगा, पूरा का पूरा वो निचोड़ लेगा कि हम निकाल लिए भाई, मेरा काम खत्म हो गया। क्या काम है इसका? भोजन से आवश्यक पोषक पदार्थ को निकाल लेना। अधिकांश पोषक पदार्थ को कौन निकाल लेता है? जेजुनम। और जेजुनम से आता है लास्ट में कहाँ? ये आता है इलियम में। किसमें? इलियम में। अब ये इलियम क्या है? ये तो भोजन को पचाया, कौन? ग्रहणी भोजन को पचाया। भोजन को पचाने के बाद जेजुनम में आया। जैसे ही जेजुनम में आया, जेजुनम क्या करता है? भोजन से आवश्यक अधिकांश 90% निकाल लेगा। लगभग कितने का? ये 90% भोजन को निकाल लेगा। कौन? मतलब पोषक पदार्थ को निकाल लेगा। कौन? जेजुनम। जैसे ही जेजुनम निकालेगा, जेजुनम किसमें भेजा? इलियम में। अब ये इलियम क्या करेगा? जो भोजन बच गया, मतलब बचा, जूठा उठा सब क्या कर रहा है ये? हाँ, जूठा सब खा रहा है कौन? इलियम। अब जूठा सब जितना भी है इसमें क्या करेगा? उसमें जो क्या है? पोषक तत्व है उसको वो निकाल लेगा। जो बचा हुआ है पूरा तो खा लिया कौन? जेजुनम। जो बच गया पूरा सब भेज दिया कहाँ? इलियम में। जहाँ जैसे ही इलियम में भेजा, इलियम क्या करता है? उस बचे हुए पोषक पदार्थ को भी वो खींच लेता है। कौन? इलियम। अब बचा कुछ नहीं। अब जैसे ही कुछ नहीं बचा तब भेज देता है कहाँ? अब शोषण के लिए कहाँ भेज देगा? बड़ी आंत में भेज देगा। क्या कर देगा?
कहाँ भेज देगा? बड़ी आंत में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भोजन को पचाने का काम शुरू कहाँ से होगा? ग्रहणी से। अब पचे क्या बोलते हैं, जो पोषक पदार्थ निकालेगा कौन? जेजुनम। जो बच जाएगा निकालेगा कौन? इलियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे देखते हैं, है ना। अब यहां से बोला है कि मनुष्य का जो आमाशय है, ये आमाशय, मनुष्य का आमाशय कितने भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का आमाशय 2 भाग में है, एक है कार्डियक और दूसरा है कौन? पाइलोरिक। ये कौन है? ये क्या है? कार्डियक और ये क्या है? पाइलोरिक। कार्डियक का काम है, कार्डियक में भोजन आएगा। जैसे ही भोजन हम लोग खाएंगे तो पहला भाग जो है कार्डियक है, कार्डियक में भोजन आएगा तो सही, लेकिन जाएगा नहीं। मतलब ये आने का प्रवेश द्वार है, जब आएगा तो आएगा सही है, वो आएगा खाली, भोजन जाएगा, लेकिन भोजन अंदर लाना पर वापस नहीं जाने देना। ये भोजन अंदर तो आएगा लेकिन फिर बाहर नहीं जाएगा। और दूसरा है कौन? पाइलोरिक। अब ये पाइलोरिक क्या है? पाइलोरिक क्या है? निकास द्वार। इसमें भोजन आया, जैसे कार्डियक आया, एक द्वार से आया तो वहां पर रुका, रुकने के बाद ये आमाशय है, रुका तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग नहीं, देखो है ना छेद, ये छेद क्या करता है? ये पाइलोरिक है। क्या कहलाएगा? पाइलोरिक। ये है निकास द्वार। इसका काम क्या है? पाइलोरिक का काम क्या है? भोजन को धीरे धीरे मिलाएगा। क्या करेगा? भोजन को धीरे धीरे मिलाते जाएगा और धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएगा। जैसे हम लोग मान लें कोई खाना खा रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? खाना खा रहे, चबाए, थोड़ा सा चबा लिया, फिर अंदर गया, फिर थोड़ा सा घुसाई, फिर थोड़ा अंदर गया। तो ठीक उसी तरह इसमें जो भोजन है थोड़ा सा पचाया, मिलाया इसको, फिर आगे भेज दिया कि तुम आगे जाओ, फिर थोड़ा सा मिलाया, फिर आगे जाओ। ठीक है, ये हो गया क्या? निकास द्वार। ये धीरे धीरे आगे को भोजन को क्या करेगा? आगे बढ़ाते रहेगा। समझा कि नहीं समझा? अब आगे देखते हैं। अब हम लोग के मुंह को देखो, मुंह में देख लेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे? मुंह में मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और क्या है? और ये पैरोटिड। कौन कौन? सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड। ये 3 जोड़ी ग्रंथियां हैं हम लोग के मुंह में। तुम जैसे ही खट्टा देखोगे कोई चीज़, जैसे मान ले कोई खट्टा देख लिए, नींबू देख लिए या आम देख लिए, तो ऑटोमेटिक मुंह में क्या आ जाता है? पानी भर जाता है। ये पानी भर जाता है कौन? ये कौन पानी किस से निकलेगा? ये निकलता है इन्हीं 3 ग्रंथि जोड़ियों से। तो ये 3 ग्रंथि जोड़ियां जो है अलग अलग भाग में है। जैसे कान के पीछे में है, हम लोग कान के पीछे में है, यहाँ है ना, जीभ के नीचे है। जैसे अब सबलिंगुअल क्या है? ये जीभ के नीचे होता है। कहाँ होता है? जीभ के नीचे। जीभ को जैसे उठाओगे तो ये यहाँ पर जो लगा हुआ है, ये वाला भाग दिखाया ही नहीं, जीभ पे उठाना था इसका, है ना। तो जीभ के नीचे होता है ये कौन? सबलिंगुअल। इससे निकलता है गाढ़ी लार, मतलब मार की तरह, है ना, गाढ़ी लार निकला। जैसे तुम थम्सअप तो नहीं, थम्सअप पतला होता है। जैसे तुम माजा, जैसे माजा एक ये है ठंडा पेय पदार्थ, है ना। तो माजा तुम पियोगे तो उसमें तो थोड़ा गाढ़ा लगेगा, और तुम तो क्या बोलते हैं, जब थम्सअप पियोगे तो क्या लगेगा? पतला लगता है ना। तो माजा हो गया किसमें? सबलिंगुअल हो गया। वो जीभ के ऊपर नीचे भाग होता है, कहाँ? ये क्या निकलेगा? गाढ़ी ला निकलेगा यहाँ से, यह वाला पार्ट। ठीक है। अब क्या है? सब मैंडिबुलर। ये होता है निचले जबड़े के सामने, ये वाला जो जबड़ा है, ये वाला इसमें से निकलेगा क्या? ये होता है क्या? सब मैंडिबुलर। इसके ही नीचे होता है एक ग्रंथि, क्या बोलते हैं? एक जोड़ी ग्रंथि, लाल ग्रंथि, इसको बोलेंगे क्या? सब मैंडिबुलर। ये क्या करता है? निचले जबड़े के नीचे पतली प्लस गाढ़ी, ये तो पतला भी निकालेगा कभी कभी और कभी कभी गाढ़ी भी निकालेगा, मतलब गाढ़ी लार। समझा कि नहीं समझा? लार समझते हो कि नहीं? लार टपकाना, है ना। अब दूसरा आता है क्या? पैरोटिड। ये क्या है? पैरोटिड। देखो कहाँ पर है पैरोटिड, है ना। ये पैरोटिड है। ये क्या करता है? दोनों कान के नीचे, ये वाला इसमें है, इसमें यहाँ ये दोनों कान के नीचे होता है तथा आगे सबसे बड़ी आगे होता है। कान के नीचे भी होता है और कान के आगे भी होता है। अब ये क्या आ गया कि ये सबसे बड़ी लाल ग्रंथि है। क्या है? सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन है? पैरोटिड। 3 जोड़ी लाल ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि पैरोटिड। ये क्या करता है? ये सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसमें सिर्फ क्या निकलेगा? पानी पतली जैसी लार निकलता है। क्या निकलता है? जैसे तुम आम देख लिया तो मुंह से लार टपकना, खट्टा चीज हो ना, वो क्या निकलेगा? वो पतला पानी वाला हो गया। गाढ़ी लार कब निकलेगा? गाढ़ी लार कब निकलेगा? जब तुम भोजन ग्रहण करोगे, चबाओगे कोई चीज़, तब गाढ़ी लार निकलता है। जैसे तुम थूक फेंकोगे तुम्हारा गाढ़ी लार निकलेगा। समझा कि नहीं समझा? वो हो गया गाढ़ी लार हो गया। हाँ, गाढ़ी लार, वो गाढ़ी। और जब तुम्हारा कोई किसी भी चीज़ को देखकर पानी मुंह से आए तो वो क्या हो जाएगा? पैरोटिड। मतलब हो जाएगा पानी, पतली पानी जैसी लार। समझ में आ गया कि नहीं? ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है भोजन को मिलाने में। ये भोजन को क्या करता है? मिलाता है। अगर ये तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों से अगर ये लार ना निकले तो भोजन तुम ग्रहण करने पाओगे? मान लिए लार निकलना बंद, बिल्कुल लार नहीं निकल रहा है, तुम रोटी खाए तो तुम ऐसा लगेगा तुम क्या जब पत्थर चबा रहे हो, लगेगा ही नहीं तुम खाना खा रहे हो, जाएगा ही नहीं अंदर। जाएगा कैसे? जाने के लिए चिपचिपा होना चाहिए ना। जैसे रसगुल्ला का रस होता है,
चिपचिपा होना चाहिए ना। तो ऐसा अगर नहीं होगा तो जाएगा अंदर क्या? नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा? वही मुंह में ही रुक के रह जाएगा, तुमको फेंकना होगा बाहर। समझा कि नहीं समझा? तो ये तीन जोड़ी ग्रंथियों का होना जरूरी है। अगर ये वाला खराब हो गया तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, तुम्हारा खाना पचेगा ही नहीं। समझा कि नहीं समझा? अब आगे बढ़े, समझ में आ गया? क्लियर है पूरा? कौन कौन? मनुष्य के मुखभाग में कितनी जोड़ी ग्रंथियां? 3, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और पैरोटिड। सबलिंगुअल से क्या निकलेगा? जीभ के नीचे होता है ये सबलिंगुअल, कहाँ? जीभ के नीचे, और इससे निकलेगा गाढ़ी लार। और सबमेंडिबुलर क्या है? ये निचले जबड़े के दोनों ओर होता है, और इससे क्या निकलेगा? पतला और गाढ़ी। पहला में सिर्फ गाढ़ी, दूसरा में पतला और गाढ़ी। और पैरोटिड क्या करता है? ये दोनों कान के नीचे होता है। और ये सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? लार ग्रंथि। वो क्या हो जाएगा? पैरोटिड। ये कैसा होता है? कैसे पहचानेंगे इसको? पहचानेंगे कैसे कि ये कौन ग्रंथि है, ये कौन सा लार है? अगर ये पतला निकले तो समझ लो कि वो पैरोटिड ग्रंथि से निकला हुआ लार है। समझा कि नहीं समझा? ये क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अब आगे देखो, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तुम खाना क्यों खाते हो बताओ? आखिर कोई भी इंसान खाना क्यों खाता है? अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं? खाना का, वही तो पोषण है। मान ले हमारे शरीर में किसी चीज़ की कमी है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए ही तो खाना खाते हैं। मान ले भूख लगा, खाली भूख लगने के लिए खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे चीज़ है जिसका पूरा क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति किससे होती है? पोषण से होती है। समझा कि नहीं समझा? हाँ, हम लोग के यहाँ बुढ़ा बुढ़ी से विवाह करेगा तब लेके आएगा रसगुल्ला नहीं, क्या बोलते हैं, सेब संतरा लेके आता है ना। क्या लेके आएगा? सेब संतरा। अगर तुम सेब संतरा लेके आया तो समझ लो कि ये क्या है, कोई बीमार है घर में। ऐसे कोई लेकर नहीं आएगा, कोई भी शौक से नहीं, मजबूरी सब कुछ। अब बुढ़ा मरने पर है, बोल रहा है मांस खाने मांग रहा है, मांस। तो बुढ़ा जब मरने के कगार पे वो मांस मांगेगा? पागल है क्या? नहीं मांगेगा ना। तो उसमें तो मांस ले जाएगा, पूरा परिवार मिलकर खा रहा है। लेके गया बुढ़ा के लिए, खा रहा है पूरा परिवार। बुढ़ा तो खाएगा नहीं, जब जवान था तो तुम लोग खिलाया नहीं। अब बुढ़ा हो गया, मरने के कगार पे, तो तुम मांस खाने मांग रहा, तो मांस खिलाओ, खाएगा तो एक भी नहीं। तो ये उससे पोषण मिलेगा, मांस से ही पोषण मिलेगा, प्रोटीन अधिक मिल जाती है, सोयाबीन हो गया, है ना। अगर तुम्हारे शरीर में जिस चीज़ की कमी है वो किससे प्राप्त होगा? पोषण से। देख लेते हैं पोषण की परिभाषा। बोला है कि पोषण के जीवों के लिए पोषण की परिभाषा, पोषण तो देख लिए। बोला है कि जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? तो पोषण जीवों के लिए ऊर्जा, पहली चीज ऊर्जा, ताकत चाहिए तुमको, तो पोषण जरूरी है, खाना खाने का तो ताकत मिलता है ना। फिर क्या हो गया? वृद्धि। तुम्हारे शरीर की वृद्धि कैसे होगी? खाली तुम्हारे शरीर की ही वृद्धि नहीं, तुम्हारे हर एक अंग की वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? पोषण जरूरी है। हाँ, पोषण जरूरी है। उसके बाद मरम्मत। मान ले कोई चीज़ का क्षतिपूर्ति हो गया, किसी चीज़ का, तो मान ले तुम्हारे शरीर में कोई चीज़ खराब हो गया, जैसे मान ले कोई पार्ट ही खराब हो गया, तो उसको ठीक ठाक करने के लिए भी क्या चाहिए? पोषण चाहिए। और मरम्मत हो गया, जैव क्रियाओं के संचालन तथा जीवन को बनाए रखने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। किसी आदमी में पानी की कमी हो जाती है, बोलता है कि तुमको पानी चलाना होगा। क्या चलाना होगा? पानी। तो पानी उसमें भी क्या है? मिनरल्स है। मतलब तुमको वो शरीर में क्या करेगा? तुम्हारा जाएगा अंदर, जाने के बाद क्या कर देगा? तुम्हारे शरीर को ठीक करेगा। तुम्हारे शरीर के अंदर पानी की कमी थी तो तुम्हारी कोशिकाएं जो है नष्ट हो रही है, तुमको पानी चलाएगा। चक्कर आता है तुमको पानी चलाएगा, है ना। कमजोरी है तुमको विटामिन देगा। तो ये सब तुम्हारे शरीर में जो चीज़ नहीं बनेगा वो दवाई से मिल जाएगा। अगर स्वस्थ हो तो वो तुमको पोषण से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? पोषण से मिल जाएगा। तो तुम खाना खाने के बाद तुम्हारा ऑटोमेटिक किल हो जाएगा। बोले फल फलार खाओ, अच्छा से खाओ, साग सब्जी, तुम्हारा क्या हो जाएगा? शरीर ठीक हो जाएगा। तो जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? पोषण जीवों के लिए ऊर्जा, वृद्धि, मरम्मत जैसे जैव क्रियाओं के संचालन तथा जीवन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा शरीर कोई काम का नहीं। तुम अगर 15 दिन नहीं खाओ, है ना, तुम्हारे शरीर का 32 का 32 हड्डी दिखाई देगा। 32 का 32 हड्डी कितना हड्डी होता है? 12 दिन 24 हड्डी दिखाई देगा। कितना हड्डी? 12 दिन 24 हड्डी दिखाई देगा। किसका? सीना सबका। अगर तुम 15 दिन नहीं खाओ ढंग से, है ना, और बेलगन की तरह खाओगे तो तुम्हारा सब कुछ नहीं दिखाई देगा, तुम पेटा हो जाओगे पूरा। समझा कि नहीं समझा? आगे देखें। आज 100% के लिए किन किन चीज की परिस्थितियों का होना आवश्यक है? 100% हरे पेड़ पौधे के लिए, बात वही बोल रहा है, बार बार वही आ रहा है। 100% और हरे पेड़ पौधा, तो क्या क्या चाहिए उसके लिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, और इसके बाद बनेगा क्या? ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, और क्या बनेगा? जल बनेगा। समझा कि नहीं समझा? आगे देखते हैं अगला सवाल। पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्तियों में जो हरित लवक है वो क्या करेगा? प्रकाश को अवशोषित करता है ना। क्योंकि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पत्तियों में होती है। अब पत्तियों की कोशिका में होता है हरित लवक। क्या होता है? हरित लवक। यही हरित लवक क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। पत्तियां अधिकतर चपटी होती है। कारण है इसका क्या? पत्तियां क्या होगा? चपटियां होगा। चपटी होगा तो फिर गोल होगा, लंबा, गोल होगा तो लंबा बड़ा होगा।
जैसे मक्खन का क्या बोलते हैं, कमल फूल का पत्ता गोल होता है, तो बहुत बड़ा चपटी है, अधिकतर चपटी है, तो उसमें सबसे अधिक रोशनी पड़ता है, मतलब सूर्य का प्रकाश अधिकतर उसमें ही गिरता है। और कारण ये भी है कि उसमें हरित लवक अधिक होता है। जब हरित लवक होगा तो क्या करेगा, वो खाना भी अधिक बनाएगा उसमें। बाकी सब अंग इतना तो नहीं है, हरित लवक तो पाया नहीं आता इतना अंग में। जैसे पेड़ पौधा का कोई भी अंग देख लो, पत्तियों के अलावा कोई पार्ट हरा हरा है नहीं है, नहीं है ना, खाली पत्तियां हैं। लेकिन छोटा पौधा में देखोगे तो उसका पूरा पार्ट क्या होता है, हरा होता है। तो उसमें भी हो सकता है, समझा कि नहीं समझा। जैसे सरसों का है पूरा पूरा पार्ट क्या होता है, हरा होता है, तो उसमें भी हरित लवक पाया जाता है। संक्षेप में देख लेते हैं कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है क्योंकि पत्तियों में हरित लवक और क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाती है ना। इसी कारण पत्तियों को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। अगर 5 नंबर में लिखना हो तो इसको लिखना, अगर 2 नंबर में लिखना हो तो इसको लिख देना, सिंपल चीज है। समझ में आ गया कि नहीं गया। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, भोजन तुम खाया, अब भोजन पचा, ये क्या है, भोजन खाना और भोजन पचाना। भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं, ये पूछा है। भोजन का पाचन वह जैविक और रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वह जटिल अघुलनशील पदार्थों से बदलकर सरल घुलनशील और अवशोषण योग्य पदार्थों में परिवर्तित हो जाता है। यह प्रक्रिया शरीर को क्या करेगा, यह प्रक्रिया शरीर को ऊर्जा देगा, वृद्धि देगा, शरीर में जो टूट फूट हुई है, मतलब जो भी चीज़ का कमी है उसका मरम्मत करेगा और जीवन की क्रियाओं को संचालन करने के लिए क्या करेगा, आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध कराएगा। कौन, भोजन का पाचन। मतलब हम लोग खा रहे हैं गंदा गंदा चीज़, लेकिन जो हमारे ऑर्गन से अंदर, वो जो अंदर पार्ट्स है, वो क्या करता है, उन सब चीज़ों को पचाकर ऊर्जाएं बदल देता है ना, ऊर्जाएं बदलेगा, है ना, जिससे क्या होगा, मरम्मत होगी, वृद्धि होगी, हमारे शरीर को क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। समझा कि नहीं समझा, किससे, भोजन के पाचन से। मतलब भोजन को खराब पदार्थों से बदलकर अच्छे पोषक पदार्थों में बदलना, जो अंदर है पार्ट है ना, उसको बदल कर क्या करता है, अच्छी चीज़ों में बदलना, वो क्या कहलाएगा, भोजन का पाचन कहलाएगा। मतलब जो चीज़ हम लोग खाए गंदा चीज़, जैसे मांस खा ले, गंदा ही है ना, मांस खाए, मछली खाए, अंडा खाए, भात चावल, ये सब पूरा कितना भात खाते एक साथ, दाल भी है ना। जब हम लोग खाना खाते हो दाल भी है, आलू का चोखा भी है, भुजिया है, पापड़ है, नमक है, मिर्च है, और ना, और नींबू भी डाल दिए, फिर डाल दिए नींबू। अब वो सब खा रहे हैं, इतना चीज़ एक साथ जा रहा है पेट के अंदर, तो वो सब क्या बोलते हैं, जो हमारी छोटी आंत बड़ी आंत है, यकृत है, अग्नस है, जो भी है, परेशान हो जाता है कि खाए क्या, खाए क्या, ये खाएं तो किसको बचाएं, किसको रखें, दाल को बचाएं, भात को बचाएं, चोखा को बचाएं, कचौरी को बचाएं, पापड़ को बचाएं, किसको बचाएं। लेकिन तब भी हमारे जो ग्रंथियाँ हैं, है ना, छोटी आंत बड़ी आंत, ये सब जो इतना बड़ी है, मजबूत है कि सबको पचा लेता है। और पचाने के बाद क्या करेगा, एकदम पोषक पदार्थ बनाएगा। क्या करेगा, पोषक पदार्थ, जिससे क्या मिलेगा, हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, हमारे शरीर की वृद्धि होगी, हमारे शरीर में जो मरम्मत का कार्य होगा वो पूरा होगा। समझा कि नहीं समझा। आगे देखें, अगला है, ये हो गया रेक्टम। क्या हो गया, रेक्टम। कहाँ चले गया, रेक्टम देखते हैं हम लोग। रेक्टम क्या है, ये रेक्टम ये है जहाँ पर लेटरिन सब जमा रहता है, इसी में ही जमा रहेगा क्या, गू, क्या जमा रहेगा, ये क्या है, कहाँ चले गया, हाँ, क्या जमा रहेगा, ये क्या है, जिसको क्या बोलेंगे, रेक्टम बोलेंगे। कहाँ चले गए रे, क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, इसी चीज़ में क्या रहता है, रेक्टम उसको बोलेंगे, इसमें ही चल जाता है। लेटरिन जो है, गू जमा रहता है किसमें, लेटरिन जमा रहेगा किसमें, किसमें जमा रहेगा रे, हाँ, किसमें, रेक्टम में। ये हो गया रेक्टम। जो भी खाना पचा, छोटी आंत में तीनों भाग में पचा था, जो इलियम है ना, क्या था, ग्रहणी जोजनम इलियम, उसे पचा, पचने के बाद कहाँ गया था, बड़ी आंत में जो भी पच गया, पचने के बाद पहुंचता है कहाँ, रेक्टम। अब रेक्टम में भी जो चीज यहाँ बचा है, इसमें भी जो है जल को अवशोषित किया जाता है, जल को अवशोषित कर लेता है। कौन, जल को अवशोषित कर लेगा, कौन कर लेगा अवशोषित, है ना, जल को अवशोषित कर लेगा कौन, ये रेक्टम। अब यहाँ भी जल का अवशोषण होगा, है ना। तुम देखना एक चीज, अगर कोई बच्चा 3-4 दिन से नहीं हैगा है, मतलब लेटरिन नहीं किया है वो 3-4 दिन से, तो क्या बोल रहा है, रेक्टम क्या कर रहा है, जल का अवशोषण कर रहा है। तो रेक्टम क्या करता है, जल का जैसे ही अवशोषण करेगा, तो इसमें जितना भी मान लिया गीला गीला होता है ना, जब लेटरिन करने आता तो गीला हो निकलता है ना, फटाफट निकल जाए, सुबह सो जाओगे तो। लेकिन जैसे ही 3-4 दिन नहीं किया, तो क्या हो जाता है, ये जल का अवशोषण करने लगेगा। कौन, ये रेक्टम। तो पूरा का पूरा लेटरिन सुखा देगा वो, और जब तुम अग्नि जाओगे तो दर्द तो होगा ही, निकलेगा भी नहीं जल्दी। समझा कि नहीं समझा, हाँ, ये क्लियर है।
तो पट्टे जाना जरूरी। और पट्टे कहाँ जमा रहेगा? लेटरिन। लेटरिन कहाँ जमा रहेगा? रेक्टम में। रेक्टम क्या करता है? जल का अवशोषण करता है, इसलिए पट्टे जाना जरूरी। जैसे ही जल का अवशोषण होगा तो पूरा अगर जल का अवशोषण हो गया तो हमारा ढंग से होगा ही नहीं लेटरिन। जब नहीं होगा तो खून निकलेगा, ब्लीडिंग होगा। और इसको बोलते हैं एनस, जहाँ से गू निकलता है। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, क्या बोलेंगे इसको? जहाँ से लेटरिन निकलेगा, ये क्या हो गया? एनस हो गया। इसको ही बोलते हैं एनस। इसी पार्ट से निकलता है क्या? हाँ, गू निकलता है, लेटरिन निकलता है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? क्लियर है पूरा? अब आगे देखते हैं। अब बोला है कि अपचा भोजन। अपचा भोजन क्या है? जो नहीं पचा है वो अपचा भोजन है, मतलब लेटरिन। अभी तो हम बता दिए, जो भोजन नहीं पचा है वो क्या है? लेटरिन है। समझा कि नहीं समझा? है ना? तो अपचा भोजन कहाँ रहता है? तो बड़ा, इसको बोलेंगे मलाशय में रहता है। कहाँ रहता है? मलाशय। अपचा भोजन कहाँ रहता है? मलाशय में। किसके मलाशय में? बड़ी आंत के मलाशय में। जो हम लोग का बड़ी आंत है, ये हो बड़ी आंत आ गया। ये बड़ी आंत देखो, ये मोटका वाला है ना, ये मोटका वाला, ये मोटका वाला है क्या? बड़ी आंत। ये क्या है? ये बड़ी आंत है। इसी मोटका वाला आंत में जमा है एक पार्ट, रेक्टम, जिसे बोलते हैं हिंदी में क्या बोलेंगे? मलाशय। क्या बोलेंगे? मलाशय। इसी मलाशय में जमा रहता है लेटरिन, अपचा भोजन, गू, है ना? और ये मलाशय क्या करेगा? जल का अवशोषण करेगा। समझा कि नहीं समझा? कोई सूखा चीज खा लो, जैसे अमरूद। अगर तुम 7-8 अमरूद तुम खा लिया तो तुम्हारा सुबह निकलना मुश्किल। समझा कि नहीं समझा? तो ऐसे पार्ट से बचना, जो सूखा पार्ट है उसको ज़्यादा नहीं खाना है, जिससे तुमको परेशानी हो। समझा कि नहीं समझा? ये हो गया अमरूद, है ना? क्या करता है? जल का अवशोषण करेगा और मल का त्याग करता है, मतलब जल को भी सोख लेगा। इसलिए बोले ना कि पट्टे जाना जरूरी है। अगर 2 घंटा 3 घंटा लेट भी हो गया, एक दिन अगर तुम नहीं ढंग से नहीं किया तो फिर होगा ही नहीं, ढंग से अगर नहीं किया तो। समझा कि नहीं समझा? अब आगे बढ़ें। अब ये देखते हैं थोड़ा। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ में स्थित नली को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इलियम या सीकम। क्या बोलेंगे? इलियम या सीकम। इसको क्या हो जाएगा? इलियम प्लस सीकम, ये होता है इलियोसिकल। क्या कहलाएगा? इलियोसिकल। मतलब ये हो गया बड़ी आंत, और ये सब जो छोटा वाला है, छोटा वाला, ये हो गया क्या? छोटी आंत। ये क्या हो गया? छोटी आंत। ये जो जोड़ है, इसी जोड़ को बोला जाता है इलियोसिकल। क्या बोलते हैं? इलियोसिकल। मतलब अगर अब ये जोड़ का काम क्या है? इलियोसिकल क्या है? अरे छोटी आंत से भोजन जब पचा, तो पचने के बाद अगर बड़ी आंत में जाएगा तो कोई तो रास्ता चाहिए ना। तो यही वो रास्ता है जहां से छोटी आंत में और बड़ी आंत क्या हुआ है? कनेक्ट किया हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? इलियोसिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इलियोसिकल बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा? इसी पार्ट से छोटी आंत से भोजन जो बच गया था, मतलब भोजन से पचा और कहाँ गया? बड़ी आंत में गया। बड़ी आंत में जो चीज़ हुआ होने के बाद कहाँ चले गया? रेक्टम में चले गया। रेक्टम में जाने के बाद सुबह जाओ निकाल दो। आगे देखते हैं। अब ये क्या है? अब पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? बोलो, सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या था? पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? शुरू। इधर पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? शुरू कहाँ से होगा? मुख से। यहीं से हम बोलना कि 3 जोड़ी ग्रंथियां, वहां से ही पचना, भोजन शुरू। भोजन का पचना कहाँ शुरू होगा? मुख से। और खत्म कहाँ होगा? छोटी आंत के इलियम में। अब देखो, इलियम पहले क्या था? ग्रहणी था, है ना? उसका जेजुनम था, उसके बाद क्या था? इलियम था। तो इलियम वाला क्या हो जाएगा? इलियम में लास्ट ये क्या हो जाता है? भोजन पच के रेडी, एकदम क्या हो जाएगा? भोजन पच के रेडी हो जाएगा। ये हो गया इलियम। और यहाँ से पहुंचेगा कहाँ? बड़ी आंत। बड़ी आंत में वहां भी जो अवशोषण होगा, जल का अवशोषण होगा। अवशोषण होने का कहाँ चल जाएगा? रेक्टम में चल जाएगा। जहाँ जैसे ही रेक्टम में जाएगा, लेटरिन खत्म। हाँ, दो सीधा। अब देखो यहाँ ये पर क्या है? ये क्या होता है? आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन यहाँ पर रखा हुआ है। इसे आंशिक रूप से मतलब थोड़ा पचा है, थोड़ा नहीं पचा है। ये सब पोषक पदार्थ है। ये सब, ये क्या है? छोटी आंत का इलियम है। ये छोटी आंत का क्या है? ये इसको बोलते हैं इलियम। ये क्या है? इलियम। इसी में ही भोजन पच रहा है। देखो, इससे ही क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? आगे देखते हैं। अब ये लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर। लीवर इतना मजबूत है, हम लोग का लीवर इतना मजबूत है कि कुछ भी पचा लेगा। कुछ भी, तुम कुछ भी खाओ, पचा लेता है ये। समझा? आप सोचो क्या, कौन सिस्टम है? ही मांस, हाँ क्या है? मांस है। तुम एसिड खाओगे तो एसिड को पचा लेगा ये, इतना पावर है इसमें। जबकि लोहा का भी पिघला जाता है। समझा कि नहीं? लोहा को तुम बाहर रखो जंग में तो 3 महीना में खत्म। इसमें तुम कितना भी कुछ रखो, क्या कुछ भी करो, यकृत में कुछ टेंशन ही नहीं, इसको एकदम चल रहा है एकदम पूरा। समझा कि नहीं समझा? ये क्या हो गया? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। ये क्या है? यकृत। अब ये देखो, जो पीला वाला है, ये जो नीला कलर का है, ये क्या है? ये पित्त वाहिनी है। मतलब पित्त, मछली सब में तुम लोग देखा होगा, पित्त कितना कलर ब्लैक पूरा,
ये क्या है, तो पूरा जहरीला होता है। अगर ये फट गया तो इंसान 2 मिनट में मर जाएगा। जहर है, भयानक जहर। समझा कि नहीं समझा? तो हम लोग के शरीर में जहर बनता है। हम लोग के शरीर में बोलता है कि सांप को काट लिया तो मर जाएगा। सांप अगर तुमको काटा, अगर उल्टा तुम सांप को काट लिया मर जाता है, वो बोलता है। ऐसा सुना है, हमको देखे नहीं है कोई दिन, है ना, एक भी दिन देखे नहीं है। तो शायद हो सकता है इससे जहर निकलता है, किससे? पित्त से। हो सकता है कि इससे खतरनाक हो, काट लिए किसी को तो हमको नहीं लगता कि होने वाला है, ये अंधविश्वास है शायद, हमको नहीं पता, लेकिन है ना। ये क्या हो गया, पित्तवाहिनी खतरनाक है बहुत ज़्यादा। अगर बाई चांस ये फट गया, मान लिया तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, अगर तुम्हारा बाई चांस ये फट गया, चोट लग गया उसमें, अगर बाई चांस थोड़ा सा भी छेद हो गया, अगर निकल गया तो कोई तुमको बचाने नहीं पाएगा, क्योंकि ये शरीर को पूरा जितना भी खून है क्या कर देगा, पूरा को गंदा कर देगा। यही तो है सब कुछ, यहीं पर जमा रहता है पूरा ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़े, अगला सवाल। बोला है कि आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत देखा है तो लोग? हाँ, छोटी आंत नहीं देखा है? कहाँ देखे हो? खस्सी से, मतलब खस्सी जब बकरा से करता है तो उसमें लार सब निकालता है, ऐसे करके पूरा का पूरा लार निकालेगा, है ना। ये क्या है? छोटी आंत। ये वाला, ये क्या है? छोटी आंत। और ये मोटका वाला क्या है? बड़ी आंत। ये मोटका वाला क्या है? मोरी आंत। ये वाला क्या है? मलाशय। समझा कि नहीं समझा? है ना, ये छोटी आंत हो गया, छोटा बीज वाला, और ये क्या हो गया? बड़ी आंत हो गया। समझा कि नहीं समझा? तो सबसे लंबे भाग को क्या कहेंगे? छोटी आंत। ये कितना मीटर लंबा? 6 से 7 मीटर, है ना, लगभग 20 से 30 फीट लंबा होता है। तो कितना लंबा? 20 से 30 फीट कितना हो जाएगा? बहुत ज़्यादा लंबा। निकालते जाओ, लेकर रस्सी की तरह लंबा हो जाता है। समझा कि नहीं समझा? खस्सी समय देखना, जिसको नहीं पता है आगे देखो। बोला है, कहाँ चले गया? हाँ, यहाँ बोला है कि भोजन में मौजूद प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? अगर भोजन में मौजूद है, जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें प्रोटॉन मौजूद होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो हम लोग खाएं, प्रोटीन, जैसे प्रोटीन है, हम लोग प्रोटीन खाएं। अब प्रोटॉन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलेगा? मतलब ये जो एंजाइम है, एंजाइम मतलब सिरप, डॉक्टर सब देता है ना, बोले तुम्हारा शरीर नहीं लग रहा है, बोले सिरप देना है तो, हाँ तो ले दे सिरप, विटामिन का सिरप दे दो, उसको क्या बोलेंगे? एंजाइम। तो हम लोग के शरीर में प्राकृतिक एंजाइम बनता है, प्राकृतिक सिरप बनता है ना, प्राकृतिक सिरप बनता है। वो क्या कहलाएगा? पेप्सिन। क्या कहलाएगा? ये पेप्सिन जो है हमारे लोग का प्राकृतिक सिरप है। क्या है? प्राकृतिक सिरप है। पेप्सिन क्या है? प्राकृतिक सिरप। मतलब जो हम लोग खाओगे, भोजन खाएं, उसको जब पचाएगा कौन, मतलब कौन सा एंजाइम है जो पचाने का काम करेगा? ये पेप्सिन, है ना। ये बदल देता है किसमें? पेप्टोन में बदलता है। जैसे ये प्रोटीन है, कोई भी मांस है, मछली है, जो भी खाए हम लोग, वो बदलेगा किसमें? कौन बदलेगा? पेप्सिन एक एंजाइम है ना, सिरप, वो बदलेगा किसमें? पेप्टोन में। कौन बदलेगा? पेप्सिन। समझा कि नहीं समझा? तो भोजन में मौजूद प्रोटॉन और पेप्टोन में कौन सा एंजाइम बदलता है? पेप्सिन बदलता है। ये पेप्सिन क्या है? प्राकृतिक सिरप है। क्या है? प्राकृतिक सिरप। समझा कि नहीं समझा? प्राकृतिक एंजाइम, प्राकृतिक, कोई केमिकल वाला नहीं, ये प्राकृतिक सिरप है। समझा कि नहीं समझा? प्राकृतिक सिरप। समझा? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचेगा? हाँ, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुंचता है? तो मुख गुहा से भोजन पहुंचेगा ग्रास नली या अन्न नलिका में। कहाँ पहुंचेगा? ग्रास नली या अन्न नलिका में। तुम लोग एक चीज देखो, ग्रास नली और अन्न नलिका और श्वास नली, ग्रास नली या अन्न नलिका सेम है। ग्रास नली और श्वास नली तुम देखोगे एक ही जगह में, ये वाला, है ना। ग्रास नली और श्वास नली एक ही जगह से गुजरा है। देखो ये वाला, सांस लेने का भी और खाने का भी। ये वाला सांस लेने का है, देखो इसी पार्ट से गुजरा है, देखो गुजरा है ना, देखो यहाँ से यहाँ आया है, ये वाला पार्ट, है ना। बोले हम कि खाना खाने का और सांस लेने का नली एक ही है। जैसे नाक वाला नली कहाँ ऐसे गुजरा है फिर, और सांस लेने का भी नली वहीं से गुजरा है। तो इसमें एक वाल्व होता है, मतलब ढक्कन होता है। क्या होता है? ढक्कन। जब हम भोजन को ग्रहण करेंगे तो वो ढक्कन क्या करता है? वो श्वास नली को ढक लेगा और भोजन चल जाएगा कहाँ? ग्रास नली में चल जाएगा अंदर। फिर खाए, चबाले फिर जैसे निकलेंगे तो ढक्कन क्या करता है? उस ग्रास नली को ऐसे करके एक ढक्कन है, वो क्या कर देगा? मतलब ये श्वास नली है, एक ग्रास नली है ये, और ये श्वास नली है ना। तो हम भोजन ग्रहण के सेम एक ही जगह से जा रहा है। जैसे ही भोजन को हम लोग ग्रहण करेंगे, क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे, श्वास नली को ढक लेगा। वो ढक्कन है, वाल्व इसको बोलते हैं। क्या करता है? ढक्कन क्या कर लेगा? श्वास नली को ढक लेगा। कभी कभी तुम लोग एक चीज़ गौर करो, जब खाना खाते हैं स्पीड में, और खाना खा रहे हैं फटाफट खाना खा रहे हैं, तो फटाक से सड़क देते हैं, मतलब छींक देते हैं। जैसे ही छींकोगे पूरा का पूरा नाक मुख से भात निकल जाता है, रोटी निकल जाएगा, जो भी होगा पट से निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? हाँ, तो क्यों निकलता है? कारण है, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो भोजन वो जो ढक्कन है, वाल्व है, वो वाल्व क्या होता है? ढक्कन ढंग से बंद नहीं हो पाता है, और कुछ जो खाना है वो चल जाता है कहाँ? श्वास नली में चल जाता है। कहाँ चल जाता है? जैसे ही श्वास नली में जाएगा तो फटाक से छींकोगे, जैसे ही छींकोगे तो नाक मुख से निकल जाता है। समझा कि नहीं समझा? तो इसलिए भोजन को आराम से खाना चाहिए।
अब बोला है मनुष्य के जीव की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना क्या कहलाती है। जो मनुष्य का जो जीव है वो जीव के ऊपर क्या पाया जाता है। तो ये सब जो जीव, ये सब है जो छोटा देखो टिक्का टिक्का है ना, ये सब ये क्या है, इसको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। क्या बोलेंगे, स्वाद कलिकाएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्वाद कलिकाएं, टेस्ट बर्ड्स। ये क्या हो जाएगा, टेस्ट बर्ड हो जाएगा, मतलब स्वाद कलिकाएं। अगर ये तुम्हारा खराब है तो तुमको कुछ स्वाद लगेगा ही नहीं, इसलिए जीविया करना जरूरी, पर डे करके जीवा साफ करना जरूरी। अगर ये चीज़ नहीं है, अगर तुम्हारा खराब हो गया तुमको टेस्ट नहीं मिलेगा। नमक है ना, हमको बोले नमक नहीं लगता है, हमको बोले झाल नहीं लगता है ना, हमको तीखा नहीं लगता है, हमको कड़वा नहीं लगता है, क्या हमको मीठा नहीं लगता, कोई अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये क्यों होता है, ये तुम्हारा स्वाद कलिकाएं खराब हो जाती है ना। कभी कभी कोई बीमारी के कारण भी खराब हो सकता है, कभी कभी तुम कुछ अलग चीज़ खा लेते हो, गंदे पदार्थ खा लेते हो, तो उस कारण भी हो सकता है। समझा कि नहीं समझा, ये स्वाद कलिका खराब हो सकता है। मनुष्य पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं, पाचन तंत्र या आहार नाल। सिंपल चीज है, क्या बोलेंगे, पाचन तंत्र या आहार नाल। आगे देखते हैं कहाँ में, भोजन रिक्तिका में बचेगा, कहाँ बचेगा, भोजन रिक्तिका में। आगे देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। बोला है कि पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है। तो ये क्या है, ये रंध्र है। क्या है, रंध्र, ये खुला रंध्र है, ये रंध्र है। क्या है, खुला रंध्र, मतलब रंध्र खुला हुआ है तो क्या हो गया, ये खुला रंध्र हो गया। इसी से क्या निकलेगा, नहीं, इसी से प्रवेश करेगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी से वो लोग क्या लेगा, सांस लेगा, इसी से ही सांस को बाहर निकालेगा, मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालेगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर देगा और ऑक्सीजन क्या निकालेगा, बाहर निकालेगा। ये क्या होता है, पेड़ पौधों का रसोई घर कौन कहलाएगा, अच्छा पेड़ पौधों का रसोई घर कौन कहलाएगा, चूल्हा घर क्या कहलाएगा, पत्तियां। पत्तियां क्या है, यही रसोई घर है। क्या है, रसोई घर है, समझा कि नहीं। यहीं पर खाना बनाता है कौन, पेड़ पौधा से खाना कहाँ बनाएगा, पत्तियों में, इसलिए इसको रसोई घर भी कहा जाता है। आगे देखें अगला सवाल। अच्छा, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करता है क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पोषी कहलाएगा, या फिर आश्रय कहलाएगा, या फिर पोषक कहलाएगा। समझ में आ गया कि क्या। अब बोला है कि मृत जीवी को क्या क्या कहा जाता है, मृत जीवी को, मृत जीवी को सिंपल चीज कहा जाएगा, सेप्रोफाइट्स या फिर अपघटक, दो ही चीज, मतलब दोनों एक ही चीज है, सेम है, मतलब उसका हिंदी कर दिया है, सेप्रोफाइट्स या अपघटक। समझा कि नहीं समझा। अब बोला है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज या फिर ऑक्सीजन बनाएगा। क्लोरोफिल वर्ण कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में। सिंपल चीज है, एक नंबर पूछेगा सब। मनुष्य पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है, मुख गुहा से शुरू होता है, खत्म कहाँ होगा, छोटी आंत के इलियम में खत्म होगा। समझा कि नहीं समझा। आगे देखो, आगे क्या बोला है, देखो ग्रसनी में स्थित दो छिद्रों के नाम, निगल द्वार और कंठ द्वार। ये हम बताया अभी कुछ देर पहले। ये देखो, ये वाला वाल्व है, ढक्कन है, ये नाक है, देखो देखो ये वाला आया, ये नाक से कंठ है ना, ये वाला आया कहाँ, देखो ये आया, उसी में आया, देखो आया, ये हो गया कंठ नली, और ये हो गया खाना, भोजन नली, ग्रास नली चल जाएगा इधर। सेम चीज़ एक ही जगह है, और यहाँ से आएगा ये भोजन खाए, ये कलकलिया लो, फिर आगे आए खाना 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 खाते खाते इसमें ये ढक्कन हो गया। ये देखो निगल द्वार, देखो निगलने का, जो भी भोजन खाओगे तो ये चीज़ आता है ना। ये ग्रास नली हो गया, ये वाला क्या हो गया, ग्रास नली, इसी में भोजन आता है। देखो ये वाला जो है, ये वाला देखो यहाँ पर एक चीज पार्ट दिखाई दे रहा है, इसी को ही बोलते हैं क्या, वाल्व। क्या बोलेंगे, वाल्व। ये ही ढकता है किसको, ये श्वास नली को ढक लेगा। अगर श्वास नली को नहीं ढकेगा तो क्या होगा, वही छींकोगे, नाक मुंह से बाहर निकलेगा दोनों का। आगे देखें, आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, छोटी आंत में या फिर इलियम में या फिर जेजुनम में, है ना। ये दोनों पार्ट में क्या होगा, क्या होगा, भोजन का अवशोषण होगा। किसमें, छोटी आंत में होगा। फिर अगर छोटी आंत में ऑप्शन रहेगा, छोटी आंत में रहेगा, अगर इलियम रहेगा तो इलियम, अगर जेजुनम रहेगा तो इलियम। लेकिन ग्रहणी नहीं होगा। ग्रहणी क्या बोलते हैं, अग्न्य रस से क्या करेगा, भोजन को सिर्फ मिला पचाता है, पचाने का काम करेगा वो अग्न्य रस से। ठीक है, आगे देखें, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भाग में बटा हुआ है, मुख में बटा हुआ है, मुख गुहा, ग्रसनी हो गया, ग्रासनली हो गया, आमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल। सिंपल चीज है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार का जंतु है, ये हो जाएगा क्या, प्राणी समपोषी। अब बोला है कि कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं होती है, जब कवक और जीवाणु है। सिंपल चीज है, उसमें कवक अगर रहेगा सफेद वाला, वो क्या होगा, उसमें हरित लवक नहीं होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हरित लवक के अभाव में। क्या हो जाएगा, किसके अभाव में, हरित लवक के अभाव में। अब बोला है कि बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है। विसरण समझो, विसरण एक सांस लेने का माध्यम है, जैसे हम लोग का सांस लेने का माध्यम नाक, फेफड़ा, है ना, मुंह, ये क्या है, सांस लेने का ये हम लोग का माध्यम है, समान है। लेकिन जो छोटी एक कोशिकीय जीव है, जो छोटी एक कोशिकीय जीव है, उसमें ये सब चीज नहीं पाया जाता है। जैसे नाक नहीं पाया जाएगा, मुंह नहीं पाया जाएगा, फेफड़ा नहीं पाया जाता है। बोला है कि बहुकोशिकीय जीव में ऑक्सीजन को लेने के लिए बहुत सारी सिस्टम होता है, बहुत सारे सिस्टम है,
जिसके कारण उसको अधिक ऊर्जा चाहिए। हम लोग का शरीर बड़ा तो हम लोग को अधिक ऊर्जा चाहिए, अधिक सांस चाहिए। अब विसरण क्या हो जाएगा? विसरण मतलब छोटे जीवों के लिए जो कम सांस लेता है, कम ऊर्जा बनाता है, वो क्या हो जाएगा? किसके लिए? विसरण से हो जाएगा। ठीक है, जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता केवल विसरण से पूरी नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर बड़ा होता है। जैसे हम लोग शरीर है, हम लोग का शरीर बड़ा है, इसके लिए अलग अलग पार्ट चाहिए, फेफड़ा चाहिए, नाक चाहिए, मुंह चाहिए, है ना, इसके लिए। लेकिन और इसका आयतन भी अधिक होता है ना। सतह क्षेत्र कम और आयतन अधिक होता है तथा अंदर की कोशिकाएं बाहरी वातावरण से दूर होती है। इसलिए ऑक्सीजन सभी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए विशेष श्वसन और परिवहन तंत्र का आवश्यक होता है। मतलब क्या कि हम लोग का अलग अलग पार्ट से अलग अलग जगह में जो है ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी होता है। अगर ये चीज़ नहीं पहुंचेगा, अलग अलग अंग है, अलग अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन को पहुंचाना जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए एक हाथी है, हाँ एक हाथी है, उसको अगर बोलेगा कि तुम विसरण क्रिया से पूरा करो, तो विसरण क्या हो गया? विसरण समझ, सांस लेने का माध्यम बोले ना, ये छोटी कोशिकाओं में होगा, मतलब छोटी जीवों में होगा, एक कोशिकीय जीवों में विसरण। और हम लोग का जैसे इंसान हो गया, बड़े बड़े जानवर हो गया, उसमें क्या चाहिए? अंग तंत्र चाहिए, मतलब श्वसन तंत्र चाहिए। जैसे नाक हो गया, मुंह हो गया, फेफड़ा हो गया, सब क्या है? श्वसन तंत्र है। ये सब का होना जरूरी है, क्योंकि हर एक कोशिकाओं में ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी। अगर एक भी कोशिका में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो वो कोशिका तुम्हारा डैमेज हो जाएगा, टिश्यू क्या हो जाएगा? मर जाएगा, मतलब उत्तक मर जाएगा। जो टिश्यू है क्या हो जाता है? मर जाता है। एक भी जगह तक अगर ऑक्सीजन ढंग से नहीं पहुंचा, अगर ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो ब्रेन डेड, दिल में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा तो दिल डेड, फेफड़ा में नहीं पहुंचा तो फेफड़ा डेड, तुम भी डेड। समझा कि नहीं समझा? तो ऑक्सीजन का प्रत्येक पार्ट्स में पहुंचना जरूरी, प्रत्येक पार्ट्स ही नहीं, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना जरूरी होता है। क्या? ऑक्सीजन। आगे देखें, इस कारण क्या होगा? विसरण की क्रिया किसमें नहीं होगी? बहुकोशिकीय जीवों में नहीं होगी। किसमें होगी? एक कोशिकीय जीवों में। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? ये सिंपल चीज है, वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों की रक्षा होती है, क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम हो जाएगा। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन, ये क्या होता है? ये जैव प्रक्रम का पार्ट्स है ना। ये सभी क्या करते हैं? जीवों में शरीर, मतलब जीवन को बनाए रखना ही जैव प्रक्रम है। अगर तुम मरना चाहते हो तो खाना पीना छोड़ दो, समझा? वो खत्म। आगे है जैसे पोषण, हरे पेड़ पौधे कैसे करते हैं? सूर्य से पोषण प्राप्त करता है। किससे? सूर्य से प्रकाश लेगा, जल लेगा, सूर्य लेगा और उससे क्या बनाएगा? भोजन बनाएगा। मनुष्य क्या करता है? फेफड़ों द्वारा ऑक्सीजन, फेफड़े से सांस लेगा, क्या लेगा? फेफड़े से लेगा। परिवहन क्या होता है? मनुष्य का फेफड़ा द्वारा ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये परिवहन हो गया। सांस लेना और सांस बाहर निकालना, ये क्या हो जाता है? परिवहन तंत्र के। उत्सर्जन में क्या हो जाएगा? उत्सर्जन में क्या हो जाएगा? पेशाब, पसीना, है ना, लेटरिन, ये सब क्या हो जाता है? किसमें आएगा? उत्सर्जन में आ जाएगा। आगे देखते हैं, छोटी आंत की ग्रंथियों से कौन सा रस निकलता है? तो क्या निकलता है? सक्स, एंटीरकस या फिर आंत्ररस। कौन सा निकलता है? सक्कस, एंटीरकस या फिर आंत्ररस। यही चीज है जो भोजन को पचाने का काम करेगा, है ना। मनुष्य की आमाशय की दीवार से किसका स्राव होता है? किस रस का? तो जठर रस का। क्या होता है? जठर रस का। फिर बोला है कि मनुष्य का आहार नाल की लंबाई कितनी हो जाएगी? मनुष्य की आहार नाल की लंबाई हो जाएगी 8 से 10 मीटर। कितना हो जाएगा? 8 से 10 मीटर हो जाएगा। अच्छा, सौर ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश संश्लेषण में किस ऊर्जा में होता है? सौर ऊर्जा से किस में होगा? तो किस में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा में होता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। अच्छा, किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जुड़ा होता है? किस छिद्र द्वारा? हाँ, हम देखे बताए नहीं, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट, ग्रसनी और कंठनली एक साथ है जुड़ा होगा, ग्रासनली और कंठनली, श्वासनली। तो वो किससे अलग होगा? किससे जुड़ा होता है? निगल द्वारा जुड़ा होता है। निगल, जहां पर निगलने का है वहीं पर सेंटर है एकदम पूरा। एक हाल ढक्कन और छिपा के रखा है, ढक्कन नहीं होगा तुम खाना खाने पाओगे ही नहीं। वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत होता है? वायुमंडल में CO2 कितना हो जाएगा? 0.03%। क्या हो जाएगा? वायुमंडल में इतना कितना होता है? 0.03%। ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये हो गया क्लास खत्म। अब ये क्लास खत्म हो गया, ये अध्याय 1 जैव प्रक्रम खत्म। अब जैव प्रक्रम ये खत्म हो गया। इस पार्ट का जितना भी ये है क्वेश्चन आंसर पूरा कर लोगे। पूरा करने के बाद या तो फिर स्क्रीनशॉट लो, जो भी करना है करो, पूरा वीडियो देखो, उसमें उतारते जाओ एक तरफ से। जो बच्चा क्लास नहीं ले रहा है, वो जो ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो देख सकते हैं, पूरा का पूरा उतार सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें।